हेलो स्टूडेंट्स, सरल यांत्रिकी पढ़ रहे हैं हम और पिछली क्लास में हमने शांता पे चर्चा करी थी, शांता सर्फ विस्कोसिटी पे चर्चा करी थी। ठीक है, और हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे विस्कोसिटी के ऊपर, और विस्कोसिटी का फोर्स निकाला था, विस्कस फोर्स निकाला था, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट निकाला था, गुणांक निकाला था। ये सब क्वेश्चंस हमने करके देखे थे, है ना। बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी थी, टर्मिनल वेलोसिटी बात करी थी, स्टोक्स लॉ की बात करी थी। ये सब बातें हम कर चुके हैं और आपको मैं आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आ भी गई है ना। अच्छा, हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं पहले आगे बढ़ने से पहले। आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास ये घर में टंकी है, ठीक है। अब ये घर की टंकी है आपकी, जो इसमें कई दिनों से पानी भरा हुआ है, कई दिनों से पानी भरा हुआ है इसके अंदर, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा कोई चीज जिसके अंदर कई दिनों तक पानी भरा रहे और उसमें पानी उसी तल पर बना रहे, मतलब हिले डुले ना, ऐसे ही रहे पानी, तो आपने देखा होगा इसकी सतह पर कई बार कीड़े मकोड़े, ज्यादातर टाइम पर मच्छर बैठे होते हैं। ठीक है, ये मेरा मच्छर है, ये मच्छर बैठे होते हैं, इसके बाद सतह पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोशिश करो तो क्या आप जाकर इसी सतह पर बैठ सकते हो? क्या पानी की सतह या किसी लिक्विड सतह पर जाकर बैठ सकते हो क्या? बिल्कुल आप बोलोगे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हम जाकर सतह पर बैठ जाएं, लेकिन ये मच्छर तो बैठा हुआ है। ठीक है, ये मच्छर इस सतह पर बैठा है, और बैठा तो बैठा है, ठीक है, अपने अंडे देकर भी चला जाता है ना। यहाँ पे अंडे देता है और निकल लेता है, यहाँ पे अंडे देता है और निकल लेता है, और अंडे भी नहीं गिरते, अंडे भी सतह पर ही रखे रहते हैं, डूबते नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ना ये मच्छर डूब रहा है, ना ये अंडे डूब रहे हैं, या इनके बराबर के वेट का, मास का कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया जाए तो वो भी नहीं डूबेगा इनके आसपास के वेट का। तो ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आ क्यों रहा है, ये बात हो क्यों रही है, इस पर चर्चा करनी बनती है। ठीक है, अच्छी सी बात है, इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ये किस लिए हो रहा है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके होने का कारण यह है कि इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है, यहां पर पानी की जो सरफेस है, सबसे बाहर वाली जो सतह है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा आउटर मोस्ट सरफेस, या सबसे बाहर वाली सतह, या बाहरी सतह, सबसे बाहर वाली सतह, या बाह्य पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ। ठीक है, बाह्य पृष्ठ। यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर क्या होगा, ये जो बाह्य पृष्ठ है, ये एक चादर की तरह एक्ट कर रखी होगी, एक चादर बन गई होगी इसके ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा दूध के ऊपर मलाई जम जाती है, चाय के ऊपर मलाई जम जाती है, ठीक है, वैसे ही इसके ऊपर भी एक चादर जम गई होगी, जो कि हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दूध की मलाई तो हमें दिखती है ना, और चाय के ऊपर भी जब जम जाती है तो वो हमें दिखती है, पपड़ी जम जाती है। ठीक है, इसको हम निकाल के ऐसे करके फेंक देते हैं, है ना, हमें अच्छी नहीं लगती तो हम निकाल के फेंक देते हैं उसको। लेकिन पानी जो है, या पानी है, या कोई ऐसा लिक्विड है जिसके ऊपर हमें नहीं दिखेगी, तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम जाके देखते हैं, बहुत सूक्ष्म लेवल पर जाके देखते हैं, तो यहां पर एक चादर जम जाती है, एक चादर सी बन जाती है। ठीक है, उस चादर का जमना, उस चादर का जमना, या उस चादर का बनना इस लिक्विड की बाह्य सतपृष्ठ के ऊपर, इसको हम जानते हैं पृष्ठ तनाव के रूप में। इसको हम जानते हैं पृष्ठ तनाव के रूप में, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, क्या कहते हैं इसको, सरफेस टेंशन। ठीक है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्यों होता है इसको समझते हैं कि पृष्ठ तनाव ये आ ही क्यों रहा है, ये पृष्ठ तनाव है क्यों, ये क्या चाहता है, ये पृष्ठ तनाव आना, ये क्यों आ रहा है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या हुआ देखते हैं। पृष्ठ तनाव का मतलब यह हुआ कि यहां पर इस आउटर लेयर पर, इस आउटर सरफेस पर कुछ फोर्सेस हैं जो कि एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, जब हम बात कर रहे थे स्टैटिक की, हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और, अभी हम जो विस्कोसिटी पढ़ रहे थे वो हम फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ रहे थे, ये हम फिर तरल स्थिति में आ गए हैं, ये तरल स्थिति में आ गए हम, फिर से हमने पानी को रोक दिया है। मैंने आपसे स्टार्टिंग बताया था, जब हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो हम फिर से स्टैटिक्स में आ जाएंगे, तरल स्थिति में आ जाएंगे, तो हम वापस से अभी इसके अंदर आ गए। ठीक है, कुछ अलग सा टॉपिक है, इसलिए हमने उसको वहां नहीं लिया था, अब अलग से इसको पढ़ रहे हैं। वहां भी पढ़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी आपको सारी चीज समझ में आ गई है, सब चीज आपको पता है, तो अब ये पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे पृष्ठ तनाव बनता ही क्यों है, बनता ही क्यों है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, जब हम पढ़ रहे थे फ्लूइड स्टैटिक स्थिति की बात कर रहे थे, जहां पर पानी वानी जो भी फ्लूइड है, ठीक है, जो भी तरल पदार्थ है, वो रुका हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि ये अगर मैं लिक्विड ले लेता हूं, ये मैं लिक्विड लेता हूं, इसकी बाह्य सतह में लेता हूं, अंदर इसके अंदर लिक्विड ही लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर कभी भी कोई टेंजेंशियल फोर्स काम नहीं करेगा, कोई टेंजेंशियल फोर्स यहां पर कहीं काम नहीं करेगा, इधर ना इधर, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो बल काम करेगा वो होगा कौन सा,
ये इसके परपेंडिकुलर बल काम करेगा। इसके परपेंडिकुलर बल लग रहा होगा हमेशा, ठीक है, जिधर भी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लग रहा होगा, इतना हमें समझ में आ गया था। कोई भी इसका जो स्पर्श रेखीय, जो मतलब सतह से कोई स्पर्श रेखीय बल आ रहा हो, उसका कोई घटक एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई घटक एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा असलियत में नहीं होता है, ऐसा असलियत में पॉसिबल नहीं है। ये जो स्पर्श रेखीय बल है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे सर आप कभी बोलते हो कि एग्जिस्ट करता है, कभी नहीं बोलते हो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ठीक है, वहां पर अगर हम एग्जिस्टेंस मान लेते, जब हम पहले पढ़ रहे थे, तो हमें जो चीजें समझनी थी वो चीजें समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अब जो चीज हमें समझनी है, जो पृष्ठ तनाव हमें पढ़ना है, वहां पर स्पर्श रेखीय बल जो है उसका जानना, उसका होना, वो हमारे लिए एग्जिस्ट करना बहुत बहुत ही जरूरी है, और सच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ही सरफेस टेंशन आती भी है, ठीक है। तो दोनों चीजों को मिक्स ना करें, इस चीज को अलग समझें, उस चीज को अलग समझें। आपको समझ में आना चाहिए कि पहले जब हम कर रहे तो हमने कहीं भी स्पर्श रेखीय बल की बात नहीं करी, लेकिन अब हम स्पर्श रेखीय बल की बात करेंगे, स्पर्श रेखीय बल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्यों एग्जिस्ट करेगा देख लेते हैं, क्यों एग्जिस्ट करेगा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आउटर सरफेस मैंने बनानी है, बिल्कुल बाह्य सतह मैंने पर बना दी है आपकी, ठीक है। तो यहां पर जो है इस सतह पर स्पर्श रेखीय बल आने लगेगा, ठीक है। और ये स्पर्श रेखीय बल क्या चाहेगा, ये स्पर्श रेखीय बल क्या चाहेगा कि ये जितना भी एरिया है, ऊपर का जो एरिया है, इसको संकुचित कर दे, बिल्कुल इसको कम से कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। इस तरह से बल लगेगा कि एरिया को मिनिमाइज करने लगे, एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करे, सबसे कम एरिया लेने की कोशिश करे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो यहां पर जो लिक्विड है, ठीक है, अभी कंटेनर भरा हुआ है, ये कंटेनर भरा हुआ है, मान लीजिए मैंने इस कंटेनर से निकाल के इसको फेंक दिया, मैंने इसको कंटेनर से निकाल के फेंक दिया। अब इसके अंदर सरफेस टेंशन तो है, सरफेस टेंशन तो एग्जिस्ट करेगी, हम समझ चुके हैं कि सरफेस टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, पृष्ठ तनाव है। तो जब मैं इस लिक्विड को फेंक दूंगा, तो जो बूंदें बनेंगी इस पानी की या इस लिक्विड की बूंदें बनेंगी, वो किस शेप की बनेंगी, किस आकार की, किस आकृति की बननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक छोटा सा मैंने यहां पर ये पार्ट लिया है, इस पार्ट की मैं चर्चा करना चाहता हूं, और ये पार्ट में जानना चाहता हूं कि कितनी इसकी जो बूंद बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो V है, इसका जो वॉल्यूम है वो V है, ठीक है, कुछ V इसका वॉल्यूम आयतन है, और मेरे पास 4-5 ऑप्शन है। जो बूंद बनेगी वो कुछ ऐसी ही बनेगी जैसा ये शेप मैंने रखा, क्यूबिकल बन जाएगी, है ना, क्यूबिकल बन जाएगी बूंद, ठीक है। दूसरा आकार मेरे पास है कि कोनिकल बनेगी, ठीक है, पिरामिड शेप की बन जाए या कोनिकल बन जाए, ऐसे कुछ भी बन जाए, है ना, इस तरह की बन जाए। तीसरा मेरे पास आकार है कि सिलिंड्रिकल बूंद बनेगी, सिलिंड्रिकल बूंद बन जाए, या फिर मेरे पास आकार है कि स्फेरिकल बूंद बनेगी, या फिर मेरे पास आकार है कि गोलीय बूंद बनेगी। तो कौन सी बूंद बनेगी, कौन सी बूंद बनेगी, तो आप देखोगे कि ये आयतन V जो है, इसका भी आयतन V है, इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V, ठीक है। इतना ही पार्ट हमने बाहर निकाला ना, उसी की बूंद की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो आयतन आया है, इस आयतन के लिए, एक फिक्स आयतन के लिए, जिस आकार की, जिस शेप की सरफेस एरिया सबसे कम होगी, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा, ये वाला शेप लेने की कोशिश करेगी। तो पृष्ठ तनाव करता क्या है एक्चुअली, पृष्ठ तनाव चाहता क्या है, पृष्ठ तनाव यह चाहता है कि जिस सरफेस पर वो लग रहा है, उस सरफेस का सबसे कम सरफेस एरिया करके वो दे दे, सबसे कम सरफेस एरिया करके दे दे, ठीक है। तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका होगा, ठीक है, इसका होगा। इसलिए बारिश की बूंदें या फिर कोई आप लिक्विड फेंकते हो, ठीक है, लिक्विड को आप स्प्रेड करते हो, तो वो जो बूंदें बनती हैं वो स्फेरिकल शेप की बनती है, जो बूंदें बनती है वो स्फेरिकल शेप की बनती है। क्यों, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो इन सब में सेम आयतन के लिए, बात याद रखना, सेम आयतन के लिए, समान आयतन के लिए जो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो स्फेरिकल का सबसे कम होगा, ठीक है। और यही मुख्य कारण है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब लगभग स्फेरिकल आकार के हैं। क्यों, क्योंकि जब बिग बैंग की जैसे बात करते हैं, बिग बैंग के अंदर बात करते हैं, जब सब कुछ बिग बैंग हुआ, ठीक है, तो उस समय पर जो ये सब चीजें थी, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, मून है, सब चीजें थी, कौन से स्टेट में थे, ये मोल्टन स्टेट में थे, पिघले हुए थे, मतलब है किस स्टेट में थे, फ्लूइड स्टेट में थे। और फ्लूइड क्या चाहता है, फ्लूइड के ऊपर सरफेस टेंशन लगती है और वो चाहेगा कि जो भी आकार बने वो कैसा आकार बने, वो स्फेरिकल आकार बने। इसलिए हमारे पास जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वो भी स्फेरिकल हो गई, मून भी स्फेरिकल हो गया, सन भी स्फेरिकल हो गया, सारी की सारी हेवनली बॉडीज है वो सभी स्फेरिकल शेप में आती है। ये मुख्य कारण उसका बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पृष्ठ तनाव लगता कैसे, ठीक है, पृष्ठ तनाव लगता क्यों है और लगता कैसे। अच्छा, अब पृष्ठ तनाव का जो डायरेक्शन है वो पता करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है।
पृष्ठ तनाव का डायरेक्शन मेरे लिए पता करना बहुत मुश्किल बात है ना। पृष्ठ तनाव का डायरेक्शन हम इतनी आसानी से पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतने बड़ा एरिया है, वहां पर कहीं से कुछ लग रहा है, कहीं से कुछ लग रहा है, कहीं से कुछ लग रहा है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन की बात हम कम करेंगे, है ना, थोड़ी चर्चा कम करेंगे उसके ऊपर, हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन दूसरी बातें हम ज्यादा करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट हमने क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी बता देता हूं मैं आपको, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए अच्छी तरह चीजें। अच्छा, क्या करते हैं कि आप एक कंटेनर लें, एक कंटेनर लें, इसमें लिक्विड भर दें और बिल्कुल इसको स्टेबल होने दें, बिल्कुल थोड़ा वेट कर लें 15-20 मिनट का, ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसके अंदर कोई मूवमेंट ना रहे, कोई मूवमेंट इसके अंदर ना रहे, ठीक है। और कोशिश करें कि आप इस सतह के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ये तो मैंने इसका दिखाया, इधर से आप देख रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है, अगर ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा लिक्विड, ऊपर से देखोगे तो कुछ कंटेनर आपको ऐसा, टॉप व्यू जो होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा आपको इसका टॉप व्यू दिखाई देगा, जिसके अंदर पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, ये इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, पूरे में लिक्विड आपके पास भरा हुआ है। आधी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब इस लिक्विड के ऊपर एक बहुत ही महीन तरीके से या बहुत ही धीरे से अगर एक नीडल रख दी जाए, एक सुई रख दी जाए, एक सुई रख दी जाए, तो ये सुई इसके अंदर नहीं डूबेगी, ये सुई इसके अंदर नहीं डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? आप जानते हो कि इस सतह के ऊपर सरफेस टेंशन, एक चादर बनी हुई, ठीक है, उस चादर के कारण ये सुई जो है ये अंदर नहीं डूबेगी। इसे रखने का तरीका क्या है, इसके ऊपर आप बटर पेपर वगैरह लें, ठीक है, एक पेपर लें, ठीक है, उस पेपर को पहले रख दें, फिर उसके बाद सुई रख दें, पेपर पिघल के नीचे चला जाएगा और सुई ऊपर की तरफ टिक जाएगी, ठीक है। कारण क्या है सुई के टिके रहने का? सुई के टिके रहने का कारण है कि यहां पर सरफेस टेंशन है, इस जगह पर पृष्ठ तनाव है, सब जगह पर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर से देखता हूं, अगर इस चीज को यहां से, यहीं से देखता हूं, तो ये सुई का मुझे गोला दिखाई दे रहा है, मतलब सुई ऐसे रखी हुई है इस तरफ, ठीक है, सुई का मुझे गोला दिखाई दे रहा है ना। अब मानो आपके पास बहुत भारी सुई है, बहुत भारी सुई है, बहुत भारी सुई आपके पास है, ठीक है, और ये एक चादर है, घर में चादर होती है ना, दोनों तरफ से आपने चादर को बांध रखा है, या चार कोनों पे आपने बोला है कि सब लोग पकड़ लो, खींच लो जोर से चादर को, सब लोग चादर को खींच लेंगे, है ना। और आप उस भारी सुई को इस तरह रखना चाहते हो, उसके ऊपर रखना चाहते हो, बहुत बड़ी सुई को आप इसके ऊपर रखना चाहते हो ना, रॉड ले लो, चाहे सरिया ले लो, सरिया मान लो, सरिया है आपके पास, उसको यहां पर रखना चाहते हो, तो क्या होगा? अभी तो चादर बिल्कुल स्ट्रेट थी, जैसे ही आप इस सुई को रखोगे, ये चादर कुछ ऐसी हो जाएगी, सुई मतलब सरिये को आप रखोगे, वैसे ही चादर ऐसी हो जाएगी, थोड़ा सा सही नहीं बना, टेढ़ा बन गया, वैसे ही चादर थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा मैंने डिप कर दिया उसको, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। और ये सरिया होगा वो यहां पर रखा होगा, वो सरिया जो होगा वो यहां पर रखा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका वेट जो है वो कुछ इस तरह से बैलेंस हो रहा होगा कि यहां पर भी एक इधर से फोर्स आ रहा होगा इस पे, और इधर भी इस तरफ से फोर्स आ रहा होगा, तो जब तक इसका वेट बैलेंस होता रहेगा तब तक ये ऐसे टिका रहेगा। ऐसे ही बात सुई की करते हैं, तो जो सरफेस होगी, सतह होगी, वो किस प्रकार की हो जाएगी? वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। और आपकी ये सुई यहां पर रखी है, इसका वेट नीचे आ रहा होगा mg, ठीक है, और कुछ इस पे ऊपर फोर्स जो है वो इधर आ रहा होगा सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय तनाव बल या पृष्ठ तनाव बल इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव बल हम यहां पर समझ, जिसको मैं S से दिखाता हूं, किससे दिखाता हूं? S से दिखाता हूं। जब तक इसका ये वेट बैलेंस करता रहेगा तब तक ये सुई टिकी रहेगी, और जब इसका वेट बैलेंस करना बंद हो जाएगा, वेट बैलेंस करना इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये सुई डूब जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहां पर मलाई जमी है, मान लो मलाई के ऊपर मैंने रखी हुई है, क्या मलाई के ऊपर मैंने सुई रखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक मतलब क्या सुई ही ले लो, ठीक है, एक दूसरी सुई लेता हूं और यहां पे छेद कर देता हूं, खट, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहां पे छेद करूंगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये चादर जो है, ये मेम्ब्रेन जो है, ये फटने लग जाएगी, ठीक है। फटेगी तो ठीक है, सुई अंदर चली जाएगी, गिर जाएगी अंदर, ठीक है। अब ऐसा मत, ये नहीं कि मलाई जमी हुई यहाँ पे, आपको कुछ दिखेगा नहीं है, क्या मलाई ढूंढने लगो, क्या पानी के ऊपर मलाई नहीं दिख रही है? ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक सरफेस होगी यहाँ पर जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही हम थोड़ा सा पिक करेंगे, इसको प्रिक करेंगे, जैसे ही इसको हम थोड़ा सा सुई मारेंगे, वैसे ही ये सुई डूब जाएगी। क्यों? ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा जैसे कि कोई चादर थी जिसके ऊपर ये वाली सुई रखी हुई थी, ये फट गई है और वो सुई जो है डूब गई,
ठीक है, ये हमने चर्चा करी कि सरफेस टेंशन फोर्स लग कैसे रहा है, पृष्ठीय तनाव बल लगता कैसे है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या हुआ, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, किसका, रुके हुए लिक्विड का एक गुण है। ठीक है, तो हमने पहले से समझा। ठीक है, अब वो लगता कैसा है ये समझा हमने समझा, यहां समझा कि पृष्ठीय तनाव बल क्या होता है। ठीक है, बल के रूप में ही लगेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर ये समझा है कि पृष्ठ तनाव बल लगता कैसे है, सुई के एग्जांपल से हमने समझा। अच्छा ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव बल होता कितना है। मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन भी तो होता होगा ना, इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता होगा। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, हम बोलते हैं कि जो पृष्ठीय तनाव बल S है वो F/L के बराबर है। ये F/L के बराबर है, मतलब प्रति इकाई लंबाई में जितना फोर्स लग रहा हो किसी बॉडी पर, प्रति इकाई लंबाई में जो बल लग रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, सरफेस टेंशन फोर्स या पृष्ठीय तनाव बल। इंग्लिश में भी लिख लो सरफेस टेंशन फोर्स। अब इसको बोलने की भाषा में, बोलचाल की भाषा में कभी कभी सरफेस टेंशन भी बोल दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। जब हम सरफेस टेंशन की बात करें कि सरफेस टेंशन इतना लग रहा है, सरफेस टेंशन इतना लगा, या सरफेस टेंशन इतना हो गया या इतना निकल गया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सरफेस टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन S = F/L के बराबर होती। इसकी डेफिनेशन S = F/L के बराबर होती। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स हमारे पास लग रहा है। आती है बात समझ में, इस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं। मच्छर वच्छर का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों बैठता है मच्छर, फिर से एक बार देख लो, आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ज्यादातर एग्जांपल देते हैं हम डेंगू के मच्छर का। डेंगू का मच्छर क्या होता है, डेंगू का मच्छर जो होता है इस सतह पर बैठ जाता है आकर, या एक चादर सी बन जाती है और आराम से चादर के ऊपर वो बैठ के अपना घर बना लेता है। ठीक है, और अंडे दे देता है। अंडे 4-5 इधर, 4-5 तो नहीं, बहुत सारे देता होगा यार, है ना, मच्छर है आखिर, है ना। चल, तो हमसे क्या कहा जाता है, हमसे कहा जाता है कि आपके पास कोई रुका हुआ पानी है, या तो उसको बहा दे, पानी रुकने ना दें। जब भी वार्निंग आती है तो बोलते हैं कि पानी को रुकने ना दें। ठीक है, या कहते हैं कि इसके अंदर केरोसिन डाल दें। जब पानी को रुकने नहीं देंगे तो भी ये सरफेस टेंशन अवेलेबल नहीं होगा, तो ये रुक नहीं पाएगा। ठीक है, उसके ऊपर या फिर आप इसके ऊपर केरोसिन डाल देंगे। केरोसिन जब डाल देंगे तो केरोसिन का जो सरफेस टेंशन होगा वो इतना नहीं हो पाता, इतना नहीं होता कि मच्छर उसको बैलेंस कर पाए, या मच्छर के वेट वजन को वो बैलेंस कर पाए, तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये सब नीचे चला जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो डेंगू का मच्छर पनपेगा नहीं और हम बचे रह जाएंगे। तो ये जो वार्निंग्स आपको दी जाती हैं पूरी तरह साइंटिफिक है, साइंटिफिक वार्निंग्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिए। चलिए, तो अच्छा, इसको एक तरीके से और आप याद रखो, ये तो है ही सही, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। हमें ज़्यादातर काम जो पड़ेगा फोर्स से पड़ेगा, तो फोर्स इंटू सरफेस टेंशन इक्वल्स टू S × L। सरफेस टेंशन क्या है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसका, लिक्विड का गुण है ये। तो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, निकालने पूछा होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप जैसे ईटा एक विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, वैसे एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखेंगे। ठीक है, फोर्स नहीं है, हमें याद रखना है कि ऐसे फोर्स नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर बताया होगा, जो भी इसकी वैल्यू दे रखी होगी ये हमें पता चल जाएगा, है ना। नहीं, क्या क्या बोला मैंने, हाँ फोर्स तो ये है ना, तो ये आपको दे रखा होगा S। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास बात होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलें भाई, अच्छा अब समझे इसको, सरफेस टेंशन फोर्स को थोड़ा समझे हम। सरफेस टेंशन फोर्स को समझे एक एग्जांपल से। सरफेस टेंशन फोर्स होता क्या है, पृष्ठ तनाव बल होता क्या है। फोर्स होता क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है एक, इस तरह से, ठीक है। खुला हुआ है ऊपर से ना, खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है।
ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है ये, तो खोल दें इसको, ऊपर से ऐसे हटा ही देते हैं इसको, तो ये ऊपर से खुला हुआ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर से ये खुला हुआ है। चलो इस तरह से हम दिखा पाएंगे इसको, है ना, ये हटा देना था बस, बाकी तो हो जाता। ये खुला हुआ है ऊपर से, ठीक है, और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है हमने। किस तरह से होगा ये लिक्विड, दिखाएं जरा आपको। ये लिक्विड भरा हुआ है इसमें, थोड़ा सा 3D डायग्राम बन जाएगा तो बढ़िया लगेगा। इसके अंदर सब जगह पर ये फ्लूइड रुका हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। चलिए आपके पास कहानी है ना। अच्छा अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब लीजिए आपने क्या, आपके पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है, छल्ला है आपके पास, छल्ला है आपके पास, और छल्ला आपने यहां इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है, इस सतह के ऊपर आपने इस पर रख दिया है, इस सतह के ऊपर आपने इस तरह से एक छल्ला रख दिया, रिंग रख दिया। इसको अगर ऊपर से देखूं मैं, यहां से कोई इंसान अगर इसको देखता है अपनी प्यारी सी आंखों से, ठीक है, तो उसको ये छल्ला कैसे दिख रहा होगा, कुछ ऐसा रखा हुआ दिख रहा होगा। ये मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं, अगर ऊपर से देखोगे तो कैसे देखिएगा, पानी तो है ही भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ ही है, ठीक है। ये रिंग इस प्रकार से दिख रही होगी, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे रिंग रखी, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ये रिंग रखी होगी इसके ऊपर कुछ, ठीक है। अच्छा सब जगह पानी वानी भरा हुआ है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये रिंग है आपके पास। अच्छा चलिए, और इसकी सरफेस टेंशन जो है वो इसके बराबर, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस रिंग को ऊपर उठा लूं, मतलब ऐसे हाथ डालूं या वो चिमटा लूं और इस चिमटे से इसको ऊपर उठा लूं, अगर छोटी सी है तो चिमटे से, नहीं तो हाथ डाल के इसको ऊपर उठा, ठीक है, ये मैं चाहता हूं। अब आप एग्जांपल समझना है कि मान लेते हैं यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर हमारे जो पानी है इसकी जगह पर फेविकॉल होता, क्या होता, फेविकॉल, फेविकॉल या कोई गोंद होती, कुछ भी होता, ठीक है, इस तरह से होता। तो क्या जब मैं इसको उठाने की कोशिश करता, क्या मैं इसको उठाने की कोशिश करता तो थोड़ा सा पार्ट फेविकॉल का जो है वो उसके साथ चिपक के ऊपर आने लगता, ठीक है, फेविकॉल का कुछ पार्ट जो है वो चिपक के ऊपर आने लगता, और ये कहानी कुछ किस प्रकार की हो जाती है, कहानी कुछ इस प्रकार की हो जाती है, ये इसके साथ सतह के साथ चिपक के ऊपर आने लगता, ठीक है, ये कहानी कुछ ऊपर हो जाती। तो ये जो चिपक रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए मुझे कुछ ऊपर फोर्स लगाना पड़ता, जिसको मैं बोलता एफ मिनिमम, न्यूनतम बल। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको इससे बचने के लिए मुझे एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको मैं बोलता एफ मिनिमम, ठीक है। और ये कैसे आ रहा होता, और यहां पे जो फोर्स आ रहे होते वो क्या होते, वो कुछ इस तरफ इसके ऊपर फोर्स आ रहे होते, कुछ इसके तरफ इसके ऊपर फोर्स आ रहे होते। इनकी वैल्यू क्या होती है, इन फोर्सेस की वैल्यू वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि जो बाहर की सतह पर फोर्स है, वो बाहर की सतह क्या चाहेगी कि इसको इस बाहर की सतह के ऊपर सरफेस टेंशन कैसे लगाएगी, कुछ इस तरह से इसके ऊपर बाहर की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, जिसको मैं मान लेता हूं कि dF1 के बराबर है, dF1 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अंदर वाली सतह कैसे लगा रही होगी, उसके ऊपर अंदर की तरफ लगा रही होगी, जिसको मैं मान लेता हूं कि dF2 के बराबर है, ठीक है। मानता हूं कि अंदर वाली सतह का जो रेडियस है वो R2 के बराबर है, ठीक है, छोटे r के बराबर है, और बाहर वाली सतह का रेडियस है वो है बड़े r के बराबर है। अंदर वाली सतह का छोटे r के बराबर और बाहर वाली सतह का बड़े r के बराबर रेडियस है, ठीक है। और इसकी सरफेस टेंशन मुझे दे रखी है कि S/L के बराबर है, ठीक है। अब ये छोटा dF1 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 करके जो पूरी सतह पर फोर्स लग रहा होगा, क्या वो सारे dF1 को ऐड कर दिया जाए तो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, जो कि F1 के बराबर होगा, जो कि कितना होगा, S इंटू एल के बराबर। S तो है ही, इसका L कितना हो जाएगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है, जो परिधि है इसकी पूरी परिधि पे लग रहा है ना, तो S इंटू 2πr, ठीक। और अगर अंदर वाले की बात करें तो dF2 हो जाएगा, जो कि कितना होगा, F2, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, S इंटू 2πr, छोटा r, अंदर वाला रेडियस। आती है बात समझ में, ठीक है।
तो ये सारे DF2 DF1 मिलके बाहर लग रहे हैं, तो ये F1 हो जाएगा, ये भी F1 हो जाएगा, ये सारे मिला के जो होगा फोर्स ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। ये सब मिला के F1 लग रहा है, ऐसा नहीं कि ये F1 है तो 2F1 हो गया, ये F2 है तो 2F2 हो गया, ये सब मिला के F1 लग रहा है, ठीक है। दो जगह दिखाया तो मैंने इधर भी F1 लिख दिया, इधर आप तो DF1 ही लिखो, कंफ्यूज हो गए, ये DF2 लिखो, ठीक है। ये सारे फोर्स मिलाकर क्या बना F1 और सारे फोर्स मिलाकर क्या मिला F2, ठीक है। क्योंकि हमें मिनिमम फोर्स निकालना है तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। इन दोनों को ओवरकम करने के लिए मुझे F मिनिमम लगाना पड़ेगा, तो F मिनिमम कितना हो जाएगा, DF1 का योग प्लस DF2 का योग, कितना हो गया F मिनिमम? F मिनिमम आपके पास आ गया है, कहा गया बाबा ये S इंटू 2 पाई R प्लस S इंटू 2 पाई छोटा r, तो F मिनिमम कितना आया, S इंटू 2 पाई R प्लस R, कितना आया S इंटू 2 पाई R प्लस R, है ना, आती बात समझ में। अब ये तो आपने रिंग की ज्योमेट्री ली थी, रिंग बना ली, यहाँ पे रिंग पे समझ लिया आपने, रिंग को ऐसे कर लिया, कुछ भी दे दे आपको, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर कॉइल दे दे वो डाल दे, ठीक है, ट्रायंगुलर कॉइल दे दे वो डाल दे, तो क्या फर्क पड़ना है उसके अंदर, आप सब चीजें निकाल सकते हो, आपको सिर्फ बल पता करना है कितना बल होगा, ठीक है। मैं सरफेस टेंशन आपको दे रखा है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ये चीज आपसे पूछ जा सकते हैं। तो सरफेस टेंशन बल जब भी निकालने की बात करेगा कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल हमने रिंग का लिया, ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया, तो आप भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी इमेजिनेटिव पावर इसके अंदर आपके ज्यादा होगी तो आप देख पाओगे, जैसे कि हमने फेविकोल को देखा, पानी के ऊपर अगर मैं करते ना तो आपको फील नहीं आती, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे चिपक के आ रहा है पानी, लेकिन फेविकोल को देखोगे आप तो फेविकोल आप जैसे ही उठाओगे ऊपर से उसमें तो फेविकोल साथ में चिपकता हुआ आएगा, और उसको उसके अगेंस्ट आपको एक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये फेविकोल जो चिपकता हुआ आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर सरफेस टेंशन थी, वो सरफेस टेंशन बल वाला जो बल है वो इसके ऊपर लगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ा जाए। एक तो ये बात हुई, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्राउनियन, ठीक है, कौन थे, बायोलॉजिस्ट थे एक ये, ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे, काम कर रहे होंगे किसी कल्चर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नोटिस किया, जो फ्लूइड के ऊपर देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीज देख रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ चीज नोटिस करी और वो चीज हमें बता दी इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो ना कि ऊपर वाली सतह जो है बिल्कुल रुकी हुई है, ये बिल्कुल स्टेबल है, मतलब इसने रुके और स्टैटिक है, ठीक है। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सतह पर, अगर मैं इस प्रकार से मैं मॉलिक्यूल्स बनाता हूं तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बिल्कुल रुके हुए हैं, ऐसा हम मान के चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो देखा कि ये मॉलिक्यूल्स तो हैं, इनके अंदर तो हताहत मची हुई है, ठीक है, तबाही मचा रहे हैं, ये रुके हुए है ही नहीं, ये चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, ठीक है। ये लगातार मूवमेंट के स्टेट में होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में होते हैं। क्यों होते हैं कंटिन्यूअस मूविंग स्टेट में, वो देखते हैं हम मान लीजिए कि हमारे पास ये फ्लूइड तो भरो इसके अंदर, बिना फ्लूइड के कैसे काम चलेगा। मान लीजिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर है, कहां गया मॉलिक्यूल वाला कलर, ये रहा, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहां पर है, छोटा सा बना लो, ठीक है। ये हमारा जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, इधर से फोर्स लग रहा होगा, इधर से फोर्स लग रहा होगा, इधर से फोर्स लग रहा होगा, इधर से 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 लग रहा होगा, सब जगह से फोर्स लग रहा होगा। सारे फोर्स जो है इसको बैलेंस कर रहे होंगे, सब फोर्सेज आपस में कट जा रहे होंगे, तो ये जहां पर है वहीं पर रहेगा बेचारा, इसके ऊपर कोई टेंशन की बात इसको नहीं, ठीक है। ये मस्त है, अरे ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ आराम से, ठीक है, कंफर्ट जोन में हूँ अपने। अच्छा, एक मॉलिक्यूल की और बात करते हैं, कहाँ गया मॉलिक्यूल वाला कलर, ये मॉलिक्यूल वाला कलर देखिए, ठीक है। अब भाई इसके ऊपर ये लिक्विड तो नीचे से फोर्स लगा ही रहा होगा, लिक्विड तो नीचे से फोर्स लगा ही रहा होगा, इसको नीचे खींचने की कोशिश कर ही रहा होगा इसको, और ऊपर क्योंकि इसके हवा है तो इतना ही फोर्स इसको ऊपर से नहीं मिल रहा होगा,
इतना फोर्स इसको ऊपर से नहीं मिल रहा होगा। अगर इसको इतना फोर्स ऊपर से नहीं मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा और इस पर एक नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा होगा। इस पर एक नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा होगा, एफ रिजल्टेंट इसको हम बोल सकते हैं, एफ आर इसको हम बोल सकते हैं। एक नेट फोर्स नीचे की तरफ इसके ऊपर काम कर रहा होगा और वो नेट फोर्स क्या करेगा, वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो ये सतह वाला जो मॉलिक्यूल है, ये सतह वाला जो मॉलिक्यूल है, ये नीचे की तरफ अगर जाएगा तो इसकी जगह भी कोई लेगा, इसकी जगह भी किसको लेनी, किसी को लेनी पड़ेगी, खाली तो रह नहीं सकती जगह। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बढ़िया खूब जगह जगह है, यहाँ पे एक खड़ा है, वहां पे एक खड़ा है, वहां पे एक खड़ा है। ठीक है, तो ये आया तो इसकी कोई नहीं, थोड़ा सा मैं सरक जाता हूं यहाँ पे, ऐसा एक खड़ा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल हट रहा है तो इसकी जगह लेने कोई नीचे से मॉलिक्यूल आना चाहिए, इसकी जगह लेने से कोई मॉलिक्यूल आना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ये जाता है इधर तो इसकी जगह पर कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, ऐसे ये मूव करते रहते हैं, हमेशा ये कंटिन्यूअसली मूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ब्राउनर ने ये बताया हमें कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग ठनका भाई, अगर ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो ये तो कंसेप्ट ही गड़बड़ हो गया। हमने तो माना था रुके हुए हैं, कंटिन्यूअसली मूव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने एक कंसेप्ट और दे डाला, हमारे पास तो कंसेप्ट की भरमार है, एक कंसेप्ट और दिया हमने जिसको हमने बोला पृष्ठ तनाव ऊर्जा। पृष्ठ तनाव नहीं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ठीक है, इस सरफेस एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो नीचे इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और आप बस इसको ऐसा समझो कि नीचे जाएगा, आपको पता है कि नीचे जाना है, इसकी जगह लेके दूसरे में आना है, फिर उसकी जगह लेके तीसरा आना है, फिर दूसरी जगह चौथा आना है, ऐसे मूवमेंट चलता रहेगा। ठीक है, अब कोई भी चीज तब तक नहीं चलती है जब तक कि उसके पास एनर्जी ना आ जाए, जब तक उसके पास एक्सेस एनर्जी ना हो। ठीक है, मेरे पास अगर एक्सेस एनर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं चल सकता। कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसको फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूं, उसको एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, उसको एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये एनर्जी सिर्फ ऐसे पार्टिकल्स के अंदर है जो कि सरफेस के ऊपर पाए जा रहे हैं, मतलब सरफेस से पाए जा रहे हैं, सतह पर पाए जा रहे हैं, पृष्ठ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल जो सतह पर हैं वो लगातार नीचे मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इसका मतलब यह है कि उनके पास एक एनर्जी है, कुछ एक्सेस एनर्जी है, उस एक्सेस एनर्जी को वो रिलीज करना चाहते हैं और रिलीज करके अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ऐसी एनर्जी को हम कहेंगे सरफेस एनर्जी। ठीक है, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी। क्या कहेंगे हम, सरफेस एनर्जी। ठीक है, एक नया कंसेप्ट मिल गया भाई, सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट मिल गया। तो हमने कहा सरफेस एनर्जी के रूप में अगर सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें यह तो पता है कि आ तो पृष्ठ तनाव की वजह से ही रही है ये। ठीक है, तो इसके रूप में भी पृष्ठ तनाव को परिभाषित किया जा सकता होगा, होना भी चाहिए। ठीक है, तो हमने बहुत दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा तो हमने कहा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितनी सरफेस एनर्जी होगी, जितनी ऊर्जा होगी, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होगी वह पृष्ठ तनाव के बराबर होगी। वह पृष्ठ तनाव के बराबर होगी। अच्छी बात है, तो कैसे लिखें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, पृष्ठ तनाव S इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। ठीक है, इसको लिखने का और ज्यादा बेहतर तरीका क्या है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी, डेल्टा सरफेस एनर्जी SE लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू S इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। देख सकते हो आप इसको, है ना, जैसे ही सरफेस एरिया में बदलाव आएगा वैसे ही आपकी सरफेस एनर्जी में बदलाव आने लगेगा। ठीक है, अच्छा सरफेस एनर्जी आती कहां से, एक्सेस सरफेस एनर्जी आएगी कहां से। ठीक है, एक्सेस एनर्जी का आप डिफाइन कैसे करोगे, कहां से आ रही है। ठीक है, तो ये आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी से हमें मिलती है, ये कलर बिल्कुल दिख नहीं रहा, इंटरनल एनर्जी से आती है, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा से सरफेस एनर्जी बनती है।
से सरफेस एनर्जी आती है। आती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो ठीक है, सरफेस एनर्जी से आ रही है, आंतरिक ऊर्जा आ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो तो आपके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस के फॉर्म में होती है। ठीक है, वही ऊर्जा होती है। अगर आपने थोड़ी बहुत ऊर्जा निकाल ली, वहां से, तो मतलब इसका क्या है, टेम्परेचर घटना चाहिए। तो हम कह पाएंगे कि यदि सरफेस एनर्जी घटी, ठीक है, सरफेस एनर्जी घटी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और यदि सरफेस एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा से आ रही है ना यार, ऊर्जा निकाल ली आपने, बाहर निकाल के फेंक दी, तो टेम्परेचर ही तो कम होगा, और कहां से कॉम्पनसेट करोगे उसको। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कुछ होता होगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका होता होगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल बिल्कुल देखा है। आपने देखा होगा लोगों को कि जब वो चाय पीते हैं तो चाय की क्या होती है, प्याली, एक गरम चाय की प्याली, ठीक है, प्याली होती है। और चाय का ये भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, चांद जैसा, प्याली बोलते हैं इसको, प्याली बोलते हैं इसको, कप बोलते हैं, बताओ, हद हो गई। ये आपकी प्याली हो गई, फैली हुई। ठीक है, तो आपने क्या किया, बड़े बूढ़ों को देखा होगा कि जब वो चाय पीते हैं तो इसमें सुड़ सुड़ करके पीते हैं, इसके अंदर निकाल लेते हैं, पहले ऐसे करते हैं, ऐसे करके निकाल लेते करके ऐसे उसको पीते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने इसके अंदर निकाला तो क्या हुआ, इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इस वाले रिलेशन से इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इसका जो तापमान है वो घट जाएगा। हमने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, उल्टा लिख दिया ना। सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब तापमान घट जाएगा। ठीक है, तब सरफेस एनर्जी निकल गई और यहां पे तापमान बढ़ जाएगा, उल्टा लिख दिया हमने इसको। ठीक है, जैसे ही आपने यहां पर इसको एरिया बढ़ाया, इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ी, और जैसे ही सरफेस एनर्जी इसकी बढ़ी तो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में निकल गई, बाहर निकल गई, और इस लिक्विड का तापमान क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मैं शायद सराउंडिंग का टेम्परेचर सोच के यहां पर मैं वो लिख गया। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। आती बात समझ में, है ना? आती बात समझ में। तो चाय पीने के लिए हम प्याली में इसलिए निकालते हैं ताकि सरफेस एनर्जी उसकी कम हो जाए। पृष्ठ, ये सब किस वजह से हो रहा है? पृष्ठ तनाव की वजह से हो रहा है। इतना सोच पाना बहुत मुश्किल बात है कि पृष्ठ तनाव की वजह से बताओ टेम्परेचर जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ी, और सरफेस एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर घट गया। ठीक है, ठीक है, आती बात समझ में। इस तरह से इन चीजों को हम देख पाए, और हमने एक नया कंसेप्ट और दिया जिसको हम पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा के नाम से, सरफेस एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, सरफेस ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए हैं सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन के हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए हैं। क्या क्या वो फॉर्मूले बन गए हमारे पास? दो। पहला फॉर्मूला बन गया है S इज टू एफ बाय एल, ठीक है, और दूसरा बन गया है S इज टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, डेल्टा एसी अपॉन डेल्टा एरिया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बड़े काम के हैं, इनको आप जरूर काम में लेते रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल करके देखा जाए। बहुत बातें कर ली हमने थ्योरी में, थोड़ा एग्जाम्पल पे चर्चा की जाए। आओ आओ आओ, एग्जाम्पल देखें भाई। अच्छा, पहले एक चीज समझते हैं ना, वो एग्जाम्पल में के अंदर ही है। मान लीजिए आपके पास ये एक बूंद है जिसकी रेडियस है r, जिसकी त्रिज्या है छोटा r, छोटा सा r, ठीक है, और आपके पास एक और बूंद है वही समान, जिसकी त्रिज्या है r, पानी की बूंद, पानी की बूंद है ये, है ना? अच्छा, अब इन दोनों बूंदों को मैं मिलाना चाहता हूं, ठीक है, मिक्स करना चाहता हूं, मतलब इन दोनों को मिला के बड़ी बूंद बनाना चाहता हूं। जिसकी त्रिज्या मैं लेता हूं कैपिटल R, बड़ा R, ठीक है।
अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये दोनों बूंदें मिलना चाहेंगी और मिलकर एक बड़ी बूंद बनाना चाहेंगी या नहीं बनाना चाहेंगी? ठीक है, बड़ी बूंद बनाने का मतलब क्या है? बड़ी बूंद बनाने का मतलब क्या है? बड़ी बूंद बनाने का मतलब यह है कि अगर इसका जो सरफेस टेंशन आ रहा है, ठीक है, मतलब इनके ऊपर जो सरफेस टेंशन है, वो सरफेस टेंशन अगर इसके एरिया को इन दोनों के मिलाकर एरिया से कम कर पाए तो ये बनना चाहेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का काम क्या होता है? वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको कम करना चाहता है, उसको रिड्यूस करना चाहता है। ठीक है, तो अगर ये कम कर पा रहा है तो ये पॉसिबल होगा, ये नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहा है तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि पॉसिबल है भी कि नहीं। ठीक है, अच्छा, सरफेस एरिया आप देखें, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इसका सरफेस कितना एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फेरिकल है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका भी कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया इनके हो जाएंगे, है ना। अब इनको हमें कंपेयर करना है साहब, इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इसका कितना था? इसका हो जाएगा 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हमारे पास कंपैरिजन में आ गया 8 पाई आर स्क्वायर और इधर 4 पाई छोटे आर का, बड़े आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी भी कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या, क्योंकि आर और आर के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, छोटे आर और बड़े आर के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। तो कोशिश करते हैं कोई रिलेशन हमें मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, अच्छा, मैं बोलता हूं कि इसकी आयतन, इसके जो आयतन है प्लस इसकी जो आयतन है, इन दोनों के मिला के जो आयतन होगी क्या इसके बराबर होगी? क्या इसके बराबर इसकी आयतन होनी चाहिए? ठीक है, देखते हैं। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये मानते हैं कि कोई लॉस तो हो नहीं रहा, कोई पानी इधर उधर गया नहीं, कोई लिक्विड इधर उधर गया नहीं, जितना मिला था सब इसके अंदर हमें मिल गया। ठीक है, तो इसकी आयतन कितनी होगी? 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब। इसकी कितनी होगी? 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब, दूसरी बूंद की। और किसके बराबर होगी? 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। ठीक है, आयतन को इसमें हमने संरक्षित कर दिया। ठीक है, यहां लिख लो आयतन संरक्षण। अगर कभी भूल जाओ तो आयतन संरक्षण इसमें हम लगाते हैं, जब भी ये बूंदों की बात आप करोगे तो इसमें आप आयतन संरक्षण लगा सकते हो। ठीक है, तो कुछ कट पिट जाएगा, कुछ बच जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब जगह से क्या बचेगा? 2r का क्यूब बराबर r का क्यूब। ठीक है, आती बात समझ में? तो हमारे पास जो होगा बड़ा r या चलो r/r निकाल लें, या देख लेते हैं, 2 की घात 1/3 इंटू r इज इक्वल्स टू r। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब मुझे इसको कंपेयर करना, तो या तो आप बड़े आर की जगह पे वाले वैल्यू रख दो, या छोटे आर की जगह पर वैल्यू रख दो। तो मैं बड़े आर की जगह पे कंपेयर कर लेता हूं इसको। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां तो 8 पाई आर स्क्वायर ही था, यहां तो 8 पाई आर स्क्वायर ही था। ठीक है, यहां पे 4 पाई, और आर की जगह पे क्या रख दूं? बड़े आर की जगह पे 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो कि यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से ये पाई से पाई गया, यहां से देखो ये 2 से 2 गया। ठीक है, और इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो मेरे पास इधर 2 आ गया और इधर क्या आ गया? 2 की घात 2/3। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो सरफेस एरिया है बड़ा आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 की घात 2/3 आ रहा है, तो ये सरफेस एरिया जो है इन दोनों का मिला के ये ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, तो बूंद बनना चाहेगी, बूंद चाहेगी कि मैं बन जाऊं, तो बूंद बन जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। बूंद बन जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब बूंद बनना जो होगा वो एक नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, एक अपने आप होने वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो बूंदें होती हैं वो आपस में जुड़ने का प्रयास करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अलग अलग ही रहकर अपना काम चलाती। ठीक है, ये तो एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? अब ये बूंदें मिली हैं, ठीक है, अगर बूंदें मिली हैं तो इनकी सरफेस एनर्जी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। सरफेस एनर्जी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा इनके। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी में परिवर्तन आया होगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के अंदर भी कुछ परिवर्तन आया होगा, टेम्परेचर के अंदर भी कुछ परिवर्तन आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कम हुआ है तो सरफेस एनर्जी, इसकी जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस एनर्जी जो है वो कम हुई होगी, तो टेम्परेचर जो हो गया वो बढ़ गया होगा। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर भी परिवर्तन आया होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर के अंदर परिवर्तन आया है तो ये डेल्टा टी कितना है ये आपको पता करना है, और आपको जो डेटा दिया हुआ है वो ये है कि इसका जो स्पेसिफिक हीट है
पानी जो भी लिक्विड हमने लिया है वो S है, ठीक है। और क्या चाहिए होगा आपको, इसका जो सरफेस टेंशन है वो S के बराबर है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो S के बराबर है, ठीक है। अब बता दें आप मुझे जल्दी से कि कितना होगा, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, क्या वैल्यू आएगी। और डेंसिटी आप ले सकते हो लिक्विड की, जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी आप ले सकते हो रो, ठीक है। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई जरूरत पड़ने वाली है आपको, कोई जरूरत इसके अलावा कोई पड़ने वाली है आपको। कितना चेंज इन टेम्परेचर आया होगा, ठीक है। कोशिश कर लें आप पॉज करके, मैं आपको बता रहा हूं। डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करें, डेल्टा टी निकालने के लिए पहले हमें पता है कि जो सरफेस एनर्जी आई है, ये सरफेस एनर्जी आई है डेल्टा एसी, ये हमें पता होनी चाहिए। और डेल्टा एसी हम जानते हैं किसके बराबर होगी, एस इंटू डेल्टा ए के बराबर, एरिया में जितना परिवर्तन आया, ठीक है। तो उसको निकाल लो, डेल्टा एसी इज इक्वल्स टू एस इंटू डेल्टा ए। पहले एरिया कितना था, पहले एरिया कितना था, अभी कितना एरिया हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पहले एरिया कितना था, -2 इंटू 4 पाई छोटे आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इतनी परिवर्तन आया एनर्जी के अंदर। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। S इंटू 4 पाई आर की कैपिटल आर की जगह पे मैं क्या रख दूं, 2 की घात 2 बटे, ये 3 आएगा यहाँ पे, 2 की घात 2 बटे 3 इंटू छोटे आर का स्क्वायर -8 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है। कॉमन ले लो जो भी कॉमन आ रहा है, यहां से S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू S, अंदर बचेगा 2 की घात 2 बटे 3 -2, ठीक है। 2 की पावर 1 बटे 3 और कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 4 इंटू 2 की पावर 1 बटे 3 इंटू पाई आर स्क्वायर S, अंदर बचेगा 2 की घात 3 बटे 3 2 बटे 3, क्या कॉमन लिया हमने, 1 बटे 3 कॉमन लिया, ठीक है। तो 2 बटे 3 कॉमन आ जाएगा ना, 1 माइनस 2 की पावर 1/3, ठीक है। ये हमारे पास बचा, यहाँ से इतना चेंज आया सरफेस एनर्जी के अंदर। अब 2 की बात 1 बटे 3 का वैल्यू हमारे पास हो तो हम रख सकते हैं, उसको वैल्यू का रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये चेंज इन सरफेस एनर्जी जो आया है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इसके चेंज इन टेम्परेचर का निकालना है तो ये इसका ms डेल्टा टी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पढ़ा है ना हमने, ये हमने पढ़ा है ना, कैलोरीमेटर में पढ़ा है कि ms डेल्टा टी के बराबर होना चाहिए। अब m की वैल्यू कहां से लाएं भाई, हमें m तो दिया हुआ नहीं है, हमें रो दिया हुआ है, ठीक है। अगर रो दिया हुआ है तो इस बूंद का, एक बूंद का अगर मुझे मास लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रो v, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, एसी के लिख लो ना डायरेक्ट, इसी का लिख लो, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेल्टा टी, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम ही है ना सबका मिलाकर, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एसी कितना आ गया आपके पास, डेल्टा एसी यहां से आया था आपके पास 4 इंटू 2 की घात 2 बटे 3 इंटू पाई आर स्क्वायर S इंटू 1 माइनस 2 की घात 1 बटे 3 इज इक्वल्स टू रो इंटू 4 बटे 3 पाई आर क्यूब इंटू S इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये इतना रिलेशन आपके पास मिला है, यहां से आप डेल्टा टी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से आप डेल्टा टी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आती है बात समझ में, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं, कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आज हमने सरफेस टेंशन पे चर्चा करी है, बिल्कुल जो उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग जो बेसिक्स हैं वो सब हमने कवर कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।